था एक टॉपिक, तो उस पे मैं कन्फर्म आपको बताना चाहता हूँ। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं जो उस दिन वाला जो कोई भी रत्न जो आप लोग बनवाओगे, आगे आप लोग ज्योतिषी बन गए हो, आप लोग मार्केट में आओगे, सबसे पहली रिसर्च हमारी स्टोन पे ही थी कि आखिर ये रतन काम क्यों नहीं करता। जिसको भी रतन पहना देते हैं वो लौट के आता है और बोलता है कि स्टोन जो बनता है, पहली बात तो लोग डिजाइन दे देते हैं कि इस डिजाइन का बना देना। अब डिजाइन दे दिया, नाप दे दिया, ये सब दे दिया, अब स्टोन भी बनाते हैं। जो आप रिंग बना रहे हो, लॉकेट बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वही कारीगर बना रहा है जो ज्वेलरी बना रहा है। और आपको ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जितने काम करते रहेंगे और शाम के टाइम उसी चमड़े को खोलेंगे इकट्ठा करके और डिब्बी में भर लेंगे। तो मतलब उनका जो मेन कमाई होती है वो आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आज बगल में कोई काम चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल वो काम चल रहा है भैया बगल में थोड़ा सा, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। आपको तो पता है क्लासरूम है स्कूल की, बगल में कुछ काम चल रहा है ना। अच्छा, जो हम लोगों का जो क्लास था वो उस दिन वो छूट गया था एक टॉपिक, तो उस पर मैं कन्फर्म आपको बताना चाहता हूँ। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं जो उस दिन वाला जो टॉपिक छूट गया था, रेमेडी का। जेम स्टोन जो है, जिसको हम लोग रतन कहते हैं, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, खुला बता रहा हूँ भैया, रतन काम करता ही नहीं है। कोई भी रतन जो आप लोग बनवाओगे, आगे आप लोग ज्योतिषी बन गए हो, आप लोग मार्केट में आओगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने सीखा हुआ है। ज्योतिष तो लोग इसीलिए सीखते हैं ना कि सही सही प्रेडिक्शन कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें और उसके उपाय कर सकें। तो उपाय वाला चैप्टर में जो हम लोग चल रहे थे रतन वाले में, तो आपको कन्फर्म बताना चाहता हूँ कि रतन काम करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? उसका भैया बहुत सीधा सा लॉजिक है, बहुत सीधा सा रीज़न है। और इस पे हमने बहुत रिसर्च की है, बहुत पहले इस पे रिसर्च की है। सबसे पहली रिसर्च हमारी स्टोन पे ही थी कि आखिर ये रतन काम क्यों नहीं करता। जिसको भी रतन पहना देते हैं वो लौट के आता है और बोलता है कि गुरुजी ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। जैसा चल रहा था उससे और ज़्यादा बुरा हो गया है, यानी बिल्कुल भी काम नहीं किया। ये बहुत पुरानी आपको बात बता रहा हूँ। तो हम लोगों की पहली रिसर्च इसी पे हुई थी कि ये काम क्यों नहीं करता। इसका सबसे सीधा सा लॉजिक ये है कि हर चीज़ की एक विधि है, एक विधि के हिसाब से किया जाता है। अभी आजकल के ज़माने में जो ये स्टोन जो बनता है, पहली बात तो लोग डिज़ाइन दे देते हैं कि इस डिज़ाइन का बना देना। अब डिज़ाइन दे दिया, नाप दे दिया, ये सब दे दिया, अब होता क्या है कि उसको कारीगर के पास लेके जाना पड़ता है। कौन से कारीगर? जो मार्केट में ज्वेलरी बनाते हैं। आप लोगों को तो पता है ज्वेलरी बनाने का बहुत बड़ा सिस्टम है। अब तो लगभग लोग एक प्रकार से सारी वो रखते हैं ना, सांचा, सांचे में गढ़ करके और सारी ज्वेलरी बनती है। वही लोग इस स्टोन भी बनाते हैं। जो आप रिंग बना रहे हो, लॉकेट बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वही कारीगर बना रहा है जो ज्वेलरी बना रहा है। और आपको ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जितने भी कारीगर हैं, पहले किसी ज़माने में ये लोग एक कास्ट से बनाते थे, तो वो कास्ट वेजिटेरियन होती थी। जैसे ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं,
वैश्य होते हैं तो वैश्य कैटेगरी में आते थे, तो उसमें बनाते थे वो लोग, नॉनवेज वगैरह टच नहीं करते थे, बहुत ही मतलब सरल तरीके से रहते थे, एकदम बिल्कुल ब्राह्मण की तरह। लेकिन आजकल वो सब बदल गया, अब इसमें ज़्यादातर आपको बंगाल के कारीगर मिलेंगे हर जगह। पूरे इंडिया में जब भी आप अच्छी ज्वेलरी बनाने के लिए जाओगे तो आप देखोगे बंगाली उसमें जो हेड होगा वो कारीगर होगा। ज़्यादातर लोग बंगाल के हैं, और वैसे भी सभी जाति के सभी धर्म के लोग इस पेशे में आ गए। क्या करने के लिए जी? रतन बनाएंगे। ज्वेलरी बनाने के पेशे में आ गए तो वो रिंग भी बनाने लग गए, पेंडेंट भी बनाने लग गए। आपको 100% चैलेंज करता हूँ, आप किसी कारीगर के घर जाइएगा या उनका जो अड्डा होता है, कभी अड्डे पे जाइएगा। आप लोग जोशी बन गए हो तो आप लोगों को घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, मार्केट में तरह तरह की नई चीज़ें देखनी चाहिए। मैंने बहुत धक्के खाए हैं भैया। उनका छोटा सा अड्डा होता है, उस अड्डे पे वो बैठते हैं और वहीं पे कारीगर उनका काम करता है। आपको बताना चाहूँगा कि 101% कारीगर जो है वहीं पे खाता है, और सब नॉनवेज खाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक हाथ से अंगूठी बना रहे हैं, दूसरे हाथ से बैठे मछली और चावल खा रहे हैं। दिमाग खराब हो जाता है भाई देख के कि ये पुखराज है, ये कैटाइज है, ये रूबी है, और इसको आप बना रहे हो, कोई टाइम नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, और जो है खा रहे हो यहाँ बैठ करके, वो मांस खा रहे हो, भात खा रहे हो आप एक में सान के, हाथ भी ठीक से नहीं धोया और स्टोन को बना दिया। किस कौन से क्लाइंट को पहना दूँ? काम करेगा ये? अरे उसमें एक नहीं 10-10 पंडित लग जाए, चाहे जितना बीज मंत्रों से जो है उसको एक्टिवेट करे, होगा ही नहीं, क्योंकि कारीगर ने उसका सत्यानाश कर दिया पहली बार। तो इसके लिए करना क्या है? अगर आपको सही से गेम स्टोन की रिमेडी करवानी है, आपको लगता है कि आपकी थेरेपी जो होगी स्टोन की होगी, वैसे स्टोन की थेरेपी करना मत, बहुत जंजाल है इसमें, काम नहीं करेगा, उल्टा आपको शिकायत मिलेगी, लोग जोशी को गाली देंगे कि ये क्या पहना दिए हो, जब से पहना हूँ तब से और उल्टा सीधा हो रहा है। हमारे साथ हुआ है ये। शुरू शुरू में जब हम लोग नए थे तो हम लोग भी, क्योंकि सबसे इजी रिमेडी होती है ये, स्टोन की सबसे इजी रिमेडी होती है। जो लोग जब तप या व्रत या ये सब नहीं करना चाहते, किसी फालतू लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो बोलते हैं जी स्टोन पहना दो। तो स्टोन में क्या है कि अपना किसी भी उंगली में पहन लिया या गले में पहन लिया, अपना काम कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी काम कर रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्लास की रेमेडी स्टोन को मानी गई है, रतन को मानी गई है। लेकिन भैया ये काम ही नहीं करती, काम नहीं करती, इसके दो रीजन है। एक तो स्टोन पुराना मिलता है, रखा हुआ स्टोन दे देते हैं लोग, अपने अपने ज्वेलर्स हाउस से लेते हैं, क्योंकि सबके घर की औरतें कहीं ना कहीं जाती हैं अपना वो पायल और ठुमचा और वो खरीदने के लिए। तो जो ज्वेलर्स होता है उसका केवल एक ही काम है, मीठी बात बोलना। बड़े प्यार से दीदी दीदी करके बात करेगा। आप एक काम करना, अगर आप जोशी बन रहे हो, किसी औरत को बोलोगे आप ये रतन खरीद लो, वो नहीं खरीदेगी। वो तुरंत जाएगी किसी अपने ज्वेलर्स वाले के पास, बोलेगी भैया ये रतन दे दो। क्यों? क्योंकि उसको बटर पाली ज़्यादा पसंद है। तो जो ज्वेलर्स वाला है वो उसको बहन जी, भाभी जी, दीदी जी करके, और वो भैया पुराना 10 साल 15 साल पता नहीं कब का रखा हुआ तिजोरी में खोलेगा और स्टोन पकड़ा देगा और बोलेगा जी बनवा देता हूँ। मार्केट में 500 रुपये का बनेगा, मैं 200 रुपये में बनवा देता हूँ। अब वो अपना आधी चांदी लिया, और आधा चांदी भी नहीं लेता। आपके घर में जितनी भी ज्वेलरी है सब 50% है सिल्वर, चांदी की जो भी आपकी ज्वेलरी है 50% है, जबकि वो काम ही नहीं करता, क्योंकि चोरी करना सबका अधिकार है। तो कारीगर लेके जाएगा भैया, वो कारीगर सबके अपने अलग अलग होते हैं। अब कारीगर लेके जाएगा अपने अड्डे पे, एक छोटा सा कमरा होता है, उसी में एक छोटा सा अड्डा बना होता है, और जो अड्डे की पहली खासियत है वो लकड़ी की एक, मतलब कटा हुआ एक लकड़ी का, आपने देखा होगा उसको, जो कारीगर बनाता है छोटा सा एक चौकी टाइप का होता है, दोनों साइड से कटे रहते हैं और उसमें दो साइड से कारीगर बैठते हैं, और उसके दोनों साइड भाई चमड़े का लेदर का नीचे से खोल लगा रहता है, एक परत चढ़ी रहती है। अब लेदर का क्यों चढ़ी रहती है? क्योंकि जब वो सिल्वर को घिसते हैं, फाइल मारते हैं या गोल्ड को घिसते हैं, तो उसके जो एक प्रकार से रस है वो उड़ता है, क्योंकि वो हवा में उड़ेगा तो वो नीचे जा करके उसी पे गिरता है। तो पूरे दिन वो उस पर रगड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और शाम के टाइम उसी चमड़े को खोलेंगे इकट्ठा करके और डिब्बी में भर लेंगे। तो मतलब उनका जो मेन कमाई होती है, वो जो घिसाई करते हैं ना पॉलिश वगैरह करने के पहले, उसमें जो कतरन सी निकलती है ना, भूसी सी, आप समझ रहे हो उसको हम क्या बोले उसको, एकदम बिल्कुल मतलब मिट्टी सा बिल्कुल छोटा छोटा करके, जैसे आप झाड़ू लगाओगे तो धूल इकट्ठा करोगे ना, ऐसे ही वो झाड़ू लगाते हैं उसी लेदर पे जहाँ वो बैठ के काम कर रहे हैं। तो जो उनकी जो धूल इकट्ठा होती है, उस धूल को वो शीशी में रख लेते हैं, किसी डिब्बे में रख लेते हैं,
एक्चुअली में वो गोल्ड होता है, बाद में उसको गलाते हैं और एक साथ कर देते हैं। तो जहाँ वो बनाते हैं वहीं पे चमड़ा लगा हुआ है, और वो चमड़ा किस चीज़ का है कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना मोटा चमड़ा होता है कि पहली नज़र में ही जब हमने देखा, हमने कहा भाई ये किस चीज़ का चमड़ा है, तो हंसने लगा कारीगर। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा चमड़े की जगह और कुछ नहीं यूज कर सकते? तो बोला जी क्या यूज करूँ? लेदर है, सबसे अच्छा लेदर काला रंग का होता है, और उस पर जो भी डस्ट रस पड़ती है उसको वो साफ कर लेता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी रिंग इसमें नहीं बनेगी। बोला जी बनेगी इसी पे, बाकी कोई चारा ही नहीं बनाने का। मैंने कहा भैया जो उड़ रहा है उड़ने दो। खैर ये पुरानी बात हो गई। तो होता क्या है कि एक तो चमड़े पे रख के बनाते हैं, दूसरी बात है भैया कि वो सारे नॉन वेज होते हैं। कोई वहीं पे अंडा खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, क्योंकि कारीगर अब अलग अलग कास्ट के आ गए हैं। उनके लिए केवल काम निकालना है बस। आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, आज की डेट में अगर आप जाओगे, कोई बढ़िया कारीगर है, अगर वो ठीक ठाक काम करता है तो 600 रुपये लेबर लेता है एक रिंग बनाने के या एक लॉकेट बनाने के। मार्केट में आपको 300 रुपये की रिंग बनती है। तो हुआ क्या है कि हमने शुरू में बहुत रिसर्च किया। हमने कहा ये स्टोन काम क्यों नहीं करता, तो स्टोन वहीं पे डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जैसे कारीगर के पास जाता है। अब आप इसको छुआछूत बोलो या कुछ बोलो, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है भाई। आजकल तो मेडिसिन भी ऐसी ऐसी आ रही हैं कि उनको फ्रिज में रखा जाता है। अब दवाइयाँ वो नहीं है कि कहीं भी रख दो, पड़ी रहे बाद में खा लो। ऐसी ऐसी मेडिसिन है, उसको लोग फ्रिज में रखते हैं, जब डॉक्टर यूज करता है तो फ्रिज से निकालता है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो हुआ क्या कि फिर इस पर काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। और फिर आज का तरीका मैं बताता हूँ कि अभी आपको करना क्या है, जो मैं करता हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। लोग आते हैं और बड़े खुश होके बोलते हैं कि गुरुजी काम किया ये। तो आपको करना क्या है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको स्टोन की थेरेपी करनी है तो आपको अपना कारीगर रखना पड़ेगा। हमने क्या किया, हम जब इस लाइन में आए, हमने देखा कि सारा काम हम कर लेंगे, लेकिन अब हम ये बनाने वाला ये काम कैसे करें। तो फिर चलता रहा। थोड़े दिन के बाद में हमने क्या किया, हमारे ही कास्ट के, मतलब जो हमारे, आप समझते हो, ब्राह्मण ही, पंडित ही, उस लड़के को हमने डाला इसमें। हमने उससे कहा कि भाई हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको पता है, आप जानते हो कि कौन खाता है कौन नहीं खाता, कौन कैसा है, कौन खाने पीने वाला है कौन नहीं खाने पीने वाला है। अलग अलग कास्ट के लोग आ गए हैं। अब तो यहाँ तक कि मुस्लिम कारीगर बहुत अच्छा ज्वेलरी बनाते हैं। जितनी अच्छी ज्वेलरी आपको डिजाइन वाली मिलेगी, जो नेकलेस वगैरह होता है, हार वगैरह होता है, जो बहन बेटियां पहनती हैं, उसके कारीगर ज़्यादातर यही लोग होते हैं। बहुत अच्छा इनका हाथ चलता है डिजाइन करने में। लेकिन हम लोगों को ज्वेलरी नहीं बनानी थी, हम लोगों को स्टोन बनाना था, रतन बनाना था। तो हमने उस लड़के को कारीगर के पास ढाला, मतलब उसको लगा दिया। और उसने धीरे 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 करके 6 महीना साल में जा करके उसने केवल 2 काम सीखा। क्या? एक रिंग बनाना और एक लॉकेट बनाना। और रिंग भी बहुत फैंसी नहीं, मतलब काम चलाऊं रिंग बनाना उस लड़के ने सीखा। उसको मैंने सैलरी दे करके वहाँ पे सिखाया है। आपके समझ में आ रहा है? मैं मंथली सैलरी देता था, मेरा एम्प्लॉई मतलब मेरे पास काम करता था वो, और मैं उसको कारीगर के यहाँ भेज देता था कि जाके वहीं दिन भर लगा रहे। कारीगर भी खुश था कि फ्री का नौकर मिल गया। कभी बोलता था पानी पिला दो, कभी बोलता था ये कर दो वो कर दो। और बात हो गई थी उससे कि भाई इसको सीखना है, थोड़ा सा इसको देखना है। धीरे 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 वो सीख गया रिंग बनाने और लॉकेट बनाना। फिर आया, फिर उसको हमने चौकी बनवाई, वही अड्डा उसका। अड्डे पे कोई लेदर नहीं लगवाया, हमने अड्डे की जगह पे कपड़ा लगवाया। कपड़ा लगवा करके और उसको जो है एक प्रकार से जो सिल्कन टाइप का कपड़ा होता है ना, जिसको रेशमी कपड़ा कहते हैं, उसको कई कपड़े लेकर के उसमें सिलाई करवा के लगा दिया। उसने बताया कि गुरुजी ये इतनी घिसाई होती है, इतनी घिसाई करते हैं हम लोग उससे फाइल से उसको चिकना करने के लिए कि वो कतरन उसकी गिरती रहती है। अगर वो नहीं होगा तो एक रिंग तो आपकी बनेगी 5 तोले में। तो हमने कहा फिर ये समझाओ पूरा। बोला जी हमारा मान लीजिए 50 ग्राम है गोल्ड है, तो उसमें 5 ग्राम की अगर हमें रिंग बनानी है तो उसी में से लेंगे। फिर उसमें वो 10 ग्राम लेंगे तब 5 ग्राम की बनेगी, क्योंकि सांचा काटेंगे। फिर वो जो बेस्टेज वाला है, जो बेस्टेज है, जो गोल्ड है या सिल्वर है, उसको फिर से इकट्ठा करके उसी में रखेंगे, फिर उसी को यूज करेंगे।
तो शाम के टाइम इकट्ठा तो करना है डस्ट वगैरह, तो वो लेदर पे ही ठीक लगता है, वो लोग उसी पे करते हैं। मैंने कहा लेदर पे नहीं करना। फिर हमने उसको कपड़े का जुगाड़ किया, रेशमी कपड़े का, कई परत कपड़ा सिलवा के और उसकी जगह पे वो लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा कारीगर है भैया एकदम पंडित आदमी है, वो मतलब जात का ब्राह्मण है, जात का पंडित है, काम केवल उसने सीखा है ये बस। कारीगर आपको रखना पड़ेगा, उसका अड्डा बनाना पड़ेगा, उसके लिए शॉप देनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पर वो बैठेगा वो करना पड़ेगा, पंखा लगाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा। खुद खाओ या ना खाओ, कारीगर को पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी और उसका अड्डा देना पड़ेगा। मेरे पास कारीगर है, मैंने वर्कशॉप बना रखी है उसकी, जहाँ पे वो उसकी चौकी लगी है वहाँ पे एसी लगा रखा है। अकेले कमरे में जाता है, चप्पल बाहर निकालता है, चप्पल जूता सब बाहर निकालेगा, बाहर टोटी लगी हुई है, हाथ पैर धोएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण है तो उसको पता है कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और वहाँ पे बैठ के बनाएगा। बनाने के बाद में यहाँ तक भैया अगर चाय भी पीना है ना तो बाहर निकलता है। मतलब जो वर्कशॉप है उसमें चाय पानी सब कुछ मना है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है कैसे लोग काम करते हैं। कोई मिलने वाले आए तो बाहर निकल के मिल लो, वर्कशॉप में बिल्कुल किसी को नहीं जाना है। वहीं पे वो बनाएगा, आराम से बना करके पैकेट में रखेगा, और उसके बाद जाके पंडित जी को देगा अपने हाथों से। फिर उस पर जो पंडित जी हैं वो उसको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मतलब एक्टिवेट करेंगे उस रतन को। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको गेम स्टोन वाली थेरेपी करनी है, अगर आपको रतन वाली उपाय करना है, अगर आपको रतन बेचना है, तो दो काम आपको करना पड़ेगा। एक कारीगर अपना रखना पड़ेगा और एक पंडित आपको एम्प्लाई रखना पड़ेगा। काम है या नहीं है, लेकिन इनकी तनख्वाह आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी, तब फिर आप रतन वाला उपाय करना। अदरवाइज रतन वाला उपाय मत करना, कोई और रेमेडी करवाना, वो काम करेगी। स्टोन की रेमेडी काम नहीं करेगी। स्टोन की रेमेडी में उल्टा आपको गाली पड़ेगी, लोग फ़ोन करेंगे और सामने आ जाएंगे और बोलेंगे कि जब से आपने ये पहनाया है बहुत उल्टा हो रहा है। क्योंकि पुखराज हो गया, कैटाइज हो गया और रूबी हो गया, तीन रतन बिल्कुल काम नहीं करता, बल्कि उल्टा रिएक्ट कर देता है अगर इसको तरीके से ना बनाया जाए तो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी रतन को धातु में फिट करना है, हमेशा औरा देख करके, होरा जिसे बोलते हो ना आप लोग, जनरल भाषा में कहें तो मुहूर्त देख करके उसको धातु में फिट करना है। अगर आपने अपना एम्प्लाई रखा हुआ है, अपना अगर कारीगर रखा हुआ है, तो वो कारीगर आपसे आपका है, केवल आपके लिए काम करेगा। दिन भर में अगर एक रिंग बनानी है तो एक ही बनाएगा, नहीं बनाएगा तो बैठा हुआ है आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी चल रही है, उसकी तनख्वाह चल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टोन दे देना है, उसको रेशियो दे देना है कि भैया इतना परसेंट सिल्वर, इतना परसेंट पीतल, इतना परसेंट तांबा, इतना परसेंट गोल्ड आपको डाल देना है। और डालने के बाद में धातु को गला देना है, और गलाने के बाद में इतने बज के इतने मिनट के बीच में आपको जो रतन है, उस रतन को उस धातु में फिक्स कर देना है, मुहूर्त देख करके, जैसे आपको बताया हुआ है। तो जब मुहूर्त देख करके फिट करेगा तो रतन वहीं एक्टिवेट हो जाएगा। जब दो चीज आपस में आप मिलाते हो, वो टाइमिंग बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। अब यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, पहले के जमाने में महारथी लोग पैदा होते थे। अभी अभी इतना लंबी बात करूँगा तो यहीं पे गालियाँ मिलने लग जाएगी। राजा महाराजा जब रानी के पास जाते थे ना पहले जमाने में, अच्छा राज ज्योतिषी क्या होता था, आपने कभी सोचा है राज ज्योतिषी क्या है? जिसको आप लोग राज पंडित कहते थे, राज ज्योतिषी, राजगुरु। राजा के दरबार में राज ज्योतिषी का क्या काम है? केवल एक ही काम है, मुहूर्त निकालना। युद्ध के लिए सेना कब प्रस्थान करेगी, उसने अच्छा गोचर देखा और बोला जी इस समय अगर सेना प्रस्थान करेगी तो विजय प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं। राज ज्योतिषी का यही काम था। नवरत्न में शामिल होते थे राजाओं के ज़माने में ज्योतिषी लोग, केवल यही काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, है तो बड़ी मजाकिया बात है ये, लेकिन जब राजा जब रानी के पास जाता था, रनवास होता था कि आज राजा साहब रानी जी के पास सोएंगे, तो भी ज्योतिषी उनको मुहूर्त बताता था कि जी एक काम करना, रात 12 बजे के बाद में जाना रानी के पास। उससे क्या होगा, उससे जो बच्चा पैदा होगा महारथी पैदा होगा। आप देखोगे राजा तो कम पावरफुल है और उसका जो लड़का पैदा हुआ बहुत ही महारथी हुआ। क्यों? क्योंकि वो डेट टाइम और सब कुछ देख करके पहले ही फिक्स कर देते थे कि अगर इस टाइम अगर रानी जी को गर्भधारण होगा तो जो संतान पैदा होगी वो आपका नाम रोशन कर देगी। तो राजा जी किसी और से कहीं काम चला रहे हो अलग बात है, भाई रजवास होता था, नृत्यांगनाएं होती थी, दासी होती थी, तो वो सब ठीक है, जो कुछ भी राजा लोग करते थे मुझे उस
हिस्ट्री में नहीं जाना, लेकिन अगर रानी के साथ राजा रह रहा है तो बिल्कुल तरीके से और मुहूर्त के हिसाब से रहेगा, क्योंकि जो संतान पैदा होगी वही राज को कंट्रोल करेगी। ये बहुत अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, जल्दी कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि गालियाँ बहुत पड़ती है बोलने में, सही बात कोई सुनने को राजी नहीं है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, राजा के जो रानी होती थी वो एक ही दो होती थी, बाकी ऐसे गिनती नहीं है। राजा का जिसमें दिल आ गया वही उसकी रानी है। दासी होती थी, नौकरानी होती थी, नृतांगनाएं होती थी, पूरा नगर बधुओं की कॉलोनी बसा के रखते थे। राजा लोग बहुत ठरकी होते हैं भाई। शाम के टाइम आपने किसी राजा को सुना होगा तो बोले चलो नृत्य देखते हैं। अब मदिरा पान किए, दारू शराब पिए, और पता लगा कि जितनी नृत्यंगनाएं हैं सब अपना नृत्य कर रही हैं, मतलब डांस कर रही हैं, और आराम से राजा और सेनापति और पूरे सब लोग दरबारी लोग मजा ले रहे हैं। तो राजा जो है वो सारा काम करता था अपने मन से, लेकिन जब रानी के पास रहता था तो वो राज जोशी का सहारा लेता था। बहुत अंदर की बात है, क्योंकि संतान कैसी पैदा होगी वो सब मुहूर्त पे डिपेंड होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब स्टोन आप फिक्स करोगे, जब मिलन करोगे धातु और स्टोन का, वो एक और एक पार्टिकुलर टाइम में जो मुहूर्त निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया है, उस मुहूर्त में ही धातु के साथ रतन का मिलन कराया जाए। उसी टाइम जब कारीगर उसको फिट करेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और सेकंड वाला जो है वो पंडित जी कर देंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे मंत्रों के द्वारा, 3 दिन 5 दिन जो भी उनको लगता है उतने हिसाब से वो एक्टिवेट करेंगे। और फिर क्लाइंट को पहनाया जाएगा, तब आप फिर से मुहूर्त बताओगे कि जिस होरा का रतन है उसी होरा के रतन में उसको बताओगे भैया इतने बजे से लेके इतने बजे तक और आपको पहन लेना है। भाई साहब फर्स्ट क्लास काम करेगा, एकदम 100% काम करेगा। और इन तीनों पद्धति में, तीनों विधान में, तीनों विधियां में अगर कहीं भी गड़बड़ हो गया तो काम नहीं करेगा। और रतन इसलिए नहीं काम करता क्योंकि सबसे पहले जो उसको बनाने वाला है, कहीं भी दे दिया लोगों ने बनाने के लिए, भाई रतन बना देना। ज्वेलर हाउस का जो है उसको बोले रतन बना देना, वो आपके टाइम से थोड़े बनाएगा। उसकी जितने भी कारीगर हैं इनकी ड्यूटी शुरू होती है 1 बजे से 8 बजे तक। मतलब दुनिया में सबसे उल्टा काम इन्हीं का है। आपको पता है जो कारीगर है उसकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? 1 बजे से लेकर 8 बजे तक, क्योंकि 11-12 बजे तो मार्केट खुलती है। जितनी भी ये ज्वेलर्स की है इन पे रस आता है, मतलब जोशी भी हो गया, जो ज्वेलर्स हो गए, कारीगर की जो है ये 11 बजे आते हैं अपनी शॉप पे, दुकान पे, ऑफिस में। तो 1 बजे से लेकर 8 बजे तक कारीगर की ड्यूटी होती है। अब वो 1 से 8, 11 से 8 मान लो, 12 से 8, जब उसको टाइम मिलेगा, जब उसका दिल करेगा तो बना देगा। आपके हिसाब से थोड़े मुहूर्त देख करके वो फिट करेगा। और अगर आपने बोला भी तो बोलेगा हाँ ठीक है जी कर दूंगा, लाओ टाइम बता दो। अरे वो आपके टाइम से आप देख थोड़े रहे हो। अपना कारीगर होते हुए मैंने खुद कारीगर को सिखाया है, मैंने उसको ट्रेंड किया है, मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, फिर भी मैं अपने एक असिस्टेंट को भेजता हूँ कि तू इसके अड्डे पे चला जा और देख ले टाइम पे फिट कर रहा है कि नहीं। अगर असिस्टेंट बाई दफा बिजी है तो मैं खुद बुला लेता हूँ कि मेरे सामने आकर के इसको फिट करके तब लेके जा, या मैं आता हूँ तेरे अड्डे पे। भैया तभी काम करेगा स्टोन, अदरवाइज स्टोन काम नहीं करेगा। और पहली बात है स्टोन पुराना नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा ना हो कि 10 साल 5 साल पुराना रखा स्टोन पहना दिया वो काम करे, वो नहीं काम करेगा। दूसरा विधि से बनना चाहिए। तीसरा बिल्कुल तरीके से औरा निकाल के बनना चाहिए। उसके बाद में एक्टिवेशन होके तब मुहूर्त से पहनना चाहिए। और आजकल के ज़माने में लोग इतना फॉलो नहीं करते। लोग ज्वेलर्स हाउस से ले लेंगे, बनवा के पहन लेंगे, बाद में बोलते हैं आपने बताया था कि ये रतन पहन लो बड़ा अच्छा होगा जी, और काम नहीं किया। तो हमने तो ये भी बताया था भैया इतने बज के इतने मिनट पे बनवाना। इस पंडित से ऐसे एक्टिवेशन करवाना और इस दिन मुहूर्त निकाल के पहनना, तीनों काम करोगे तो क्यों नहीं काम करेगा? फिर काम करेगा। तो जितना भी रतन आप लोगों ने पहना हुआ, आप लोगों ने भी पहना हुआ है, ये आपने खुद बनाया है क्या? नहीं, आपने भी बनवाया ही है। तो आप सही सही बताओ ये काम कर रहा है आपका? बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस रतन को जिसने बनाया है ना वो मांस भात खाता है। वहीं पे थाली रखी हुई होगी, कभी आकर के देख लेना। कारीगर का जो अड्डा होता है, कभी उसमें जाओगे ना तो घुसने का दिल नहीं करता, इतना बदबू आता है। पूरा चमड़ा ही है, पूरे मतलब चौकी पे चमड़ा है, कमरे में चमड़ा है, खाते मांस भात है, मतलब सब करप्ट हो चुके हैं। आजकल के ज़माने में तो एकदम बिल्कुल करप्शन है पूरा। मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है, आज भी आते हैं तो कारीगर आते रहते हैं, गुरुजी क्या हाल चाल है? हाँ भैया बढ़िया है। गुरुजी कुछ हमें भी काम वाम दे दो। भैया काम वाम आपके लिए नहीं है। अब तो खैर लोग जानते हैं कि शुक्ला जी
बड़े तरीके से काम करवाते हैं तो इनका अपना है। तो क्या होता था, लोग आएंगे आपके पास कि जी हमें भी थोड़ा काम वाम दे दो। आप बोलोगे भाई एक रिंग बनाने के कितने पैसे लोगे, तो वो लेबर बताएगा जी रेट चल रहा है 600 रुपये, आपको बताएगा जी 300 रुपये में बना दूंगा। तो आप बोलो भाई 300 में क्यों बनाओगे जब 600 रुपये का रेट है, तो क्योंकि अनाप शनाप बनाना है उसको। अभी अगर तरीके से, अगर जैसे मान लो कि मेरा जो कारीगर है जात का पंडित है, बढ़िया फर्स्ट क्लास पंडित की तरह रहेगा, कुर्ता धोती पहनेगा, पैजामा कुर्ता पहनेगा, अपना उसने हथियार ले रखे हैं। कौन से हथियार? हथौड़ी और ये सब वगैरह उसको खरीदा हुआ है हमने। चौकी पे बैठेगा बढ़िया आराम से, और केवल दो ही काम करता है, रिंग और लॉकेट, बाकी और कुछ नहीं बना पाता। तो बोलता है कभी कभी कि शुक्ला जी आपने तो मेरा कैरियर ही एकदम खत्म कर दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहा है, कई बार बोला उसने कि जी मैं और ज्वेलरी बनाना सीखूं। मैंने कहा नहीं, मुझे ज्वेलर्स का काम नहीं करना है, मुझे सर्राफा की दुकान नहीं खोलनी है, मुझे हार हबेड़ और औरतों के कंगन नहीं बनाने हैं, मुझे केवल लॉकेट बनवाना है और रिंग बनानी है। तो तू और क्यों सीखेगा? बोला हाँ ये भी बात सही है। तो फिर वो अपने हथियारों को मतलब अपने औजारों को लेके रखा हुआ है, और उसने एक अचीवमेंट किया है कि उसने जो है रिंग को थोड़ा डिजाइन से बनाना सीख लिया। आजकल के जमाने में तो आपको देख देख के मेरे को बोला एक दो मशीनें और चाहिए, तो मैंने कहा क्या करेगा तू मशीन? अरे बोला जी थोड़ा डिजाइन करता हूँ। फिर बना बना के उसने मतलब सीख लिया। अभी सीधा सा मैं बोलता हूँ उसको कि इतने बज के इतने मिनट के बीच में तेरे को धातु में फिट करना है, बिल्कुल गुरुजी कर दूंगा। और आपको यकीनन बताऊं, दो आदमी ऐसे हैं जिनको हम, अरे भैया घर देते हैं रहने के लिए, शॉप दे रखी है, मतलब अड्डा दे रखा है, हर चीज की व्यवस्था हम करते हैं, एक पंडित और एक कारीगर। पंडित जी भी जो परमानेंट वाले हैं, उनके लिए हमारे कमरे में चाहे भले ही कूलर चल रहा हो, पंडित जी के लिए हमने एसी लगवाया हुआ है, जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे रहते हैं। भाई नाश्ते में भी हम उनको पहले, राशन पानी हमारा है, रहने का खर्चा हमारा है। पंडित जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो जो रहते हैं उसका रेंट मैं देता हूँ, जो राशन पानी आता है वो मैं दुकान पे पेमेंट करता हूँ। उनके जो कपड़े वगैरह है, वो कब उनके कपड़े चेंज कराने हैं उसकी पेमेंट मैं करता हूँ। पंडित जी कुछ भी नहीं खर्च करते, पंडित जी केवल एक काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं अपनी बस। हाँ तनख्वाह में थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि रहना खाना खर्चा आना जाना। आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि पंडित जी की जो स्कूटी आप लोग देखे होगे, वो स्कूटी भी हमने खरीद के दिया हुआ है कि पंडित जी स्कूटी पे चलना, वरना पंडित जी चले जाएंगे कहीं। बहुत से जोशी बैठे हुए हैं कि जो बिल्कुल निशाना लगा के रखते हैं कि ये वाला पंडित जो है ये शुक्ला जी का है, इसको किसी तरह से तोड़ लो। लोग ऑफर करते हैं कि मेरे से 5-10 हज़ार फालतू ले लो, मेरे पास काम कर लो। लेकिन वो जानते हैं कि जितनी फैसिलिटीज हम देते हैं, सामने वाला कुछ दिन देगा फिर नहीं दे पाएगा। रहने का, खाने का, आने जाने का, वाहन और एसी का खर्चा, बिजली की बिल टोटल मैं ही देता हूँ। कुछ भी नहीं है उनका, उनको केवल क्या है और किस लिए देता हूं, क्योंकि वो पंडित जी हैं ही पंडित जी यार, कमाल के बंदे हैं। अगर 2 दिन मेरे पास बैठे हुए हैं तो 2 दिन वो खाना नहीं खाएंगे, खाना वो अपने हाथ से बना के ही खाएंगे, या फिर उनकी फैमिली बनाएगी तो खाएंगे। जैसे मेरी आदत है, मैं तो होटल में भी खा लेता हूँ, किसी के यहाँ भी खा लेता हूँ। लेकिन पंडित जी जो है हमारे, वो कहीं नहीं खाएंगे, वो अपने हाथ से बनाएंगे या उनकी फैमिली बनाएगी। अदरवाइज वो फ्रूट खाएंगे, केला खा लेंगे, आलू उबाल के खा लेंगे, कुछ फल फ्रूट खा लेंगे, लेकिन खाना नहीं खाते। और यही सब क्वालिटी उनकी देख के मैंने उनको रखा हुआ है, और वो भी जानते हैं वो सात्विक है, तो हम उनको रखे हुए हैं आराम से। और कारीगर भी मेरा ऐसा है, कारीगर है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सेम कास्ट का है। आप उसको कुछ भी खिलाओ वो बोलेगा जी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो है मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। खाते हैं जैसे मार्केट का है, छोले भटूरे खा लिए, जो कारीगर है छोले कुलचा खा लिया, होटल पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे गए खाना खा लिया, इतना उसके लिए अलाउड है। लेकिन मीट मछली दारू शराब ये सब कहीं कुछ नहीं। तो मैं आपको, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। आप अगर गेम स्टोन की रिमेडी करना, तो बिल्कुल भी मन में जरा सा भी वो मत रखना, आपको सब समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये रिमेडी काम नहीं करेगी। काम तभी करेगी जब आप अपना कारीगर और अपना पंडित खुद रखोगे, जैसे मैंने रखा हुआ है। और इसमें खर्चा आएगा। 2 कारीगर, मैं तो कहता हूं कि एक फ्लोर ले लो कोई, मतलब एक ऐसा ले लो कि नीचे ऊपर का दोनों फ्लैट ले लो, एक में कारीगर रख दो, एक में पंडित रख दो।
और उसे किराया दे दिया करो, राशन पानी वहीं खरीद के भरवा दिया करो, और 2 बंदे आपके पास रहेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो यही काम करेंगे। देखिए मेरा कारीगर है, अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले पहले क्या होता था कि मैं उसको बुला लेता था और भी काम के लिए। भाई बहुत से काम होते हैं, चला जा भाई जरा सामान खरीद दियो। वो चला गया, सामान खरीद लाया। स्टोन वाले से सप्लाई लेनी है, उसी ने ले लिया। राशन पानी भरवाना है, उसी ने ले लिया। कोई भी सामान कहीं से लाना है, मैं तो उसको उत्तराखंड भेज देता था कि उत्तराखंड चले जाओ। मतलब कोई प्राकृतिक चीज अगर मेरे को लेनी है तो मैं बोलता था चले जाओ, तो 2 दिन लगता था, लेके आता था वो आराम से। तो कहने का मतलब है आपके पास एक प्रकार से ये काम करने वाले रहेंगे। एक आपके पंडित जी हैं, वो और कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हमारा पंडित जी जो है, हाँ, नहीं मैं अपने पंडित जी की बात करता हूँ। मेरे पास तो कई पंडित हैं। अभी मैं कम से कम 5-6 पंडित को हमेशा रखता हूँ। मैं एम्प्लॉय ही रखता हूँ, उनको तनख्वाह देता रहता हूँ। लेकिन जो हमारा मेन पंडित जी है, बाकी लोग छुट्टी पे चले जाए कोई दिक्कत नहीं, जो मेन पंडित है उसको कभी छुट्टी नहीं देता मैं। और उसका काम क्या है, रतन को एक्टिवेट करना और उसके बाद में चाय बनाना। अब जैसे मान लो कि हम लोग बैठे हुए हैं अपने, मतलब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और अगर हमें चाय पीनी है तो चाय के लिए पंडित जी ही चाय बनाएंगे। पंडित जी का यही काम है कि पानी और चाय पंडित जी के जिम्मे। अब क्यों? क्योंकि बड़ी स्वच्छ तरीके से बनाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं है, साफ सुथरा चाय बना के और गिलास में रख के पिला देंगे। और गिलास बाद में अपना अपना उठा के फेंक दो, डिस्पोजल गिलास होता है, अपना फेंक दो। तो पंडित जी चाय बनाएंगे, पंडित जी खाना भी बना देंगे। पंडित जी के लिए केवल 3 ही काम है, चाय बना दो, खाना बना दो और रतन एक्टिवेट कर दो, बस। कोई और काम करते ही नहीं है वो। अभी जैसे मान लो कि मुझे या किसी और पंडित को खाना है, तो वो फोन कर देगा कि पंडित जी मेरे लिए भी खाने का व्यवस्था कर देते। तो वो खुद बनाते खाते हैं, तो बोलते ठीक है आ जाओ, दोनों आदमी साथ में खाएंगे। भाई यही काम केवल पंडित जी करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते। बहुत महंगा खर्चा है भाई। और मुझे कोई काम मेरा हो या ना हो, लेकिन इन दोनों आदमियों की सैलरी, इन दोनों आदमी का खाना का खर्चा, रहने का खर्चा और इनके आने जाने का किराया भी मैं पेड करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंडित जी जब कभी घर जाते हैं ना, कि जी गांव जा रहा हूँ, तो मैं तो कैसे भी चला जाऊं, पंडित जी के लिए फर्स्ट क्लास का ट्रेन बुक कराता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि पंडित जी कहीं और नौकरी कर ले, लौट के ना है। तो इतनी मैंने उनको सहूलियत दे रखी है। अरे वो भी बोलते हैं अरे इतना महंगा फर्स्ट क्लास की क्या जरूरत है, आप तो पंडित आदमी है, कहीं भी बैठ के चले जाएंगे। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, भारतीय समाज ऐसी है कि जब कोई देखता है ट्रेन में, बस में, कि अरे ये तो बिल्कुल पंडित जी है, वो लगते भी है ना सकल सूरत से एकदम बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सीधे साधे। अगर अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और आप पहुंचो तो उनको उठा दोगे, मतलब पंडित जी जरा उठना, तो उठ के खड़े हो जाएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि सीट तो हमारी है, हम क्यों उठ के खड़े हो जाए, नहीं, खड़े हो जाएंगे। कई बार वो ट्रेन में मैंने देखा खड़े हुए चलते हैं। मैंने बोला भाई तुम ट्रेन में खड़े क्यों हो गए? तो बोले वो कोई बहन जी आ गई थी, खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बिठा दिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, जन सेवा करते रहो। मेरे कहने का मतलब है कि वो खुद बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसे ही ट्रेन बुक करा दो, बस बुक करा दो। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मैं जानता हूँ जिस दिन सुविधा में कमी हो गई, तो उस दिन पंडित जी कई बार खड़े ना हो, कोई इनको अपने यहाँ ना रख ले। इसलिए मैं 1 नंबर की फैसिलिटीज देता हूँ। ट्रेन में जब भी जाएंगे फर्स्ट क्लास की स्लीपर की टिकट बुक कराता हूँ भाई। और फिर पंडित जी उस कमरे में, मतलब उस ट्रेन में जाते हैं, देखने वाला भी कहता है यार शकल सूरत से तो इतने अच्छे नहीं हो, सीटें बड़ी अच्छी तुम्हारी मिलती है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाली ना, जो नीचे वाली, थोड़ा बुजुर्ग टाइप के है पंडित जी, तो जो नीचे वाली सीट होती है वही दिलाता हूँ उनको, कि भाई नीचे वाली चाहिए और फर्स्ट क्लास वाली सीट चाहिए। अरे घर वाले उनको बोलते हैं कि तुम तो राजा बने हुए हो, पंडित हो या क्या हो ये। मतलब अगर मान लीजिए कि उनको 10 किलोमीटर कहीं जाना है, तो मैं उनको बोलता हूँ टैक्सी बुक कर लो। थोड़ा बुजुर्ग है और थोड़ा छुआछूत वाली बात रहती है उनके अंदर, वो मतलब बैठेंगे भी तो थोड़ा अलग ही स्टाइल है, मुझे पता है, यहाँ मैं खुल के नहीं बोलूँगा। तो इसलिए मैं उनको सुविधा बहुत देता हूँ। अब यहाँ पे स्कूटी मैंने दे रखी है कि आप स्कूटी पे आओ जाओ, तो कोई लाइसेंस नहीं है और कोई पुलिस वाला उनको नहीं पकड़ता। उनकी शकल सूरत ऐसा, हेलमेट भी नहीं लगाते। बहुत दूर तो जाते नहीं हैं, बस 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, भाई कहाँ जाएंगे, कमरे पे जाएंगे और वो स्टोन वाला जो है, जो अपना कारीगर है, उसके अड्डे पे जाएंगे और उसके बाद में राशन लेने जाएंगे। 3 ही काम है, तो 2 किलोमीटर के अंदर वो घूम लेते हैं, 4 किलोमीटर के अंदर।
तो उनको पुलिस वाला भी नहीं पकड़ता। अच्छा, पहनावा ऐसा है, धोती कुर्ता, लंबा चद्दर, स्कूटी पे जा रहा है, कोई नहीं रोकता पुलिस वाला भी कि क्यों हेलमेट नहीं लगाया, क्यों। अगर कोई रोकेगा तो स्कूटी देके चले आएंगे और बोलेंगे शुक्ला जी छुड़ा लो जाके, उन्होंने पकड़ लिया। कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है यार, ऐसे ही घूमते रहते हैं। मैंने बोला कभी पुलिस पकड़ लेगी तो चालान कर देगी। अरे बोले भैया क्या चालान करेगी, मैं हाथ जोड़ लूंगा। ऐसे हाथ जोड़ने का छोड़ो, पुलिस वाले खुद ही हाथ जोड़ लेते हैं। लोगों को पता है ना, बाहर तो जाते ही नहीं हो, अपने कॉलोनी में रहना, वही 2 किलोमीटर में घूमना। और अगर बाई दफ़ा कभी उनके साथ होगा तो मुझे इतना भरोसा है कि वो हाथ जोड़ लेंगे। बहुत ही सीधे सरल आदमी है। अगर कोई पुलिस वाला उनको रास्ते में दूर से रोक देगा तो वो दूर से रुक जाएंगे और वो कुछ बोलेंगे नहीं। अगर कोई बोलेगा लाइसेंस तो नहीं है जी, सिक्योरिटी किसकी है, तो बता देंगे शुक्ला जी की है। अगर कोई बोलेगा चालान काट काट रहा है तो बोलेंगे काट दो जी। बहुत ही सरल आदमी है, फ़ोन कर देंगे मुझे कि देखो ये है। तो लोग उनको रोकते ही नहीं, क्योंकि जब देखते हैं ना कि इतना सीधा आदमी है तो कोई नहीं छेड़ता, बोलता जाने दो, ये वास्तव में पंडित है। लेकिन सहूलियत बहुत देना पड़ेगा, आपको भी रखना पड़ेगा। तो 2 आदमी आपको रखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो और रिमेडी करवा रहे हो तो 2 आदमी आपको कम से कम रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 आदमी। क्योंकि आगे चल के जब आप और आदमी रखोगे तो आपको पंडित ही रखना पड़ेगा। मैंने हर एक चीज़ का तरीका बनाया हुआ है। मेरे पास जो शादी वाले पंडित हैं वो अलग है। कई बार लोग फ़ोन करते हैं ना, जैसे मैं, आप जानते ही हो मेरे भी जजमान हैं, तो अब उनके यहाँ शादी हो रही है। अब वो बोलेंगे जी लड़की की शादी हो रही है, तो गुरुजी पंडित जी को भेजना, शादी करवाना है। तो शादी करवाने के लिए दूसरा पंडित जाएगा, वो भी मेरे पास मतलब है अपने जुगाड़ में, फर्स्ट क्लास शादी करवाएगा। और ऐसे अलग अलग है, तो आपको कम से कम 2 तो रखना ही है। और आगे चल के और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर सकते हो। शादी कराने वाले पंडित अलग कॉन्टैक्ट कर लो कि जी हमारे जितने क्लाइंट हैं उनके यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। लेकिन 2 आदमी आपको परमानेंट, चाहे आप पैसे कमा रहे हो या नहीं, वो रखना ही पड़ेगा। पहला कारीगर और दूसरा पंडित। अगर कारीगर जरा सा भी गड़बड़ कर दिया बनाते समय, टाइम नहीं देखा बनाते समय, या फिर ऐसे ही जब मर्जी तब बना दिया, तो फिर रतन काम नहीं करेगा। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए।